प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्रदीप पे। पूर्वावलोकन की यह दूसरी क्लास है। पूर्वावलोकन वाली क्लास में बायोलॉजी की हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। यह किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, साथ में टीजीटी वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप टीजीटी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जरूर इसे देखें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। देखिए, बार बार कहना उचित नहीं होता। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। लगातार इस पे क्लासेस और आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी काम की चीज़ें आती रहती हैं जो आपको निःशुल्क मिलता रहता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है? कह रहा वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको बताना है जॉर्ज ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की, इसलिए इन्हें आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है, तो आप कहेंगे जे मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों के प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। कैरा मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया वह जीवधारी कौन था, तो आप कहेंगे गार्डन पी, यानी मटर का पौधा था। कौन था? गार्डन पी था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियमों को प्रतिपादित किए, जो अधोलिखित प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। किसका? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद क्या है? पृथक्करण का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं या प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है प्योरिटी ऑफ गैमीट किससे संबंधित है, आप कहेंगे मेंडल से संबंधित है। और तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, ठीक है, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर था आधारित था? लैंगिक जनन पर आधारित था। किस पर आधारित था? लैंगिक जनन पर आधारित था। जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है। जीनोम चित्रण का किससे संबंध है, तो आप कहेंगे जीन्स का चित्रण। जीनोम चित्रण किससे है? जीन्स के चित्रण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जीनोम चित्रण, जिसे आप जीनोम मैपिंग का संबंध जीन के चित्रण से, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों की संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों के आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, तो आप कहेंगे क्रोमोसोम के द्वारा। यहाँ पे लिखे गए सेल ऑर्गेनेल में क्रोमोसोम ही है जो आपके कैरेक्टर को माता पिता से बच्चों पर ले जाता है। ठीक है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। यह न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं तथा इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे के समान छोटे छोटे टुकड़े के रूप में स्पष्ट हो जाती हैं। क्रोमेटिन पदार्थ इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिस पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यप अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में एक आरएनए के भाग होते हैं, जिसे आप रियो वायरस में देखते हैं। ठीक है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचना है जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण कर उनका पीढ़ी से पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन, प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे बारबरा और मैक्लिंटॉक ने। किसने? बारबरा और मैक्लिंटॉक ने किया था। बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। प्लवमान यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटॉक थे। ठीक है, बारबरा मैक्लिंटॉक थे। इन्होंने 1983 में एक विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते हुए समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर उन्होंने देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे, स्पॉट, ठीक है, धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकला कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजान कहते हैं, जिसका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं होता? कह रहा डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक
अमीनो अम्ल नहीं होता है, तो आप बताएंगे टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तीनों पाए जाते हैं, लेकिन टायरोसिन नहीं पाया जाता। टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं होता। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो स्तनियों के शरीर में निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है। चलिए, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा एक ऐसा वीडियो था, कुछ वीडियो में मैं आपको बता रहा था डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है। मैं आपको डीऑक्सीराइबोस शर्करा बोला था, लेकिन टिक लगा दिया मैंने राइबोज पे, तो वो आप उतना ध्यान दे दीजिए। डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। चलिए, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिका में डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? कह रहा है जिसमें उनको अपने स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्सरे तकनीकी को, या कोयला खनन को, या रंगरेज या रंग साज वाले को। तो आप जल्दी से बता दिए, यहाँ पे कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए, तो आपका आंसर सही हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ दो। एक्सरे तकनीकी, चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाए। एक्सरे तकनीकी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जैव उर्वरक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने, यहाँ से आपके टीएसटी पीएचडी या किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप में से जो भी मित्र चैनल को विजिट कर रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को अपने दोस्तों तक प्रमोट करिए। चैनल पे जितने जल्दी आप ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा आपकी क्लासेस आएंगी। ठीक है, उतने ज़्यादा आपके लिए काम किए जाएंगे। तो आप थोड़ा सा हेल्प करिए अपने परिवार में, इष्ट मित्र में, अपने स्टूडेंटों से कहिए एक चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके लिए भी काम की चीज़ें आने वाली बहुत जल्द ही। आपके लिए नीट की, जो आपके स्टूडेंट होंगे उनके लिए नीट की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो हम वो सब चीज़ें आपकी लगातार आगे बढ़ रही प्रोसेस में। बहरहाल अभी हमारा टीएचडी पीएचडी पे पूरा ध्यान केंद्रित है। उसके बाद सभी जैसे आपकी एसआई है, पेट है, इन सब की भी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी आपकी। तो फिर देखा जाएगा निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। कह रहा तीन यहाँ पे दिए गए हैं, और इनमें से किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो आप कहेंगे नीचे कूट के माध्यम से आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पे एजोला है, नीलहरित शैवाल है, अल्फा अल्फा है। आपको बताना कौन सही है। तो आप कहेंगे ए और बी यानी दोनों सही हैं। यानी कौन कौन सा? जैव उर्वरक को बृहद रूप से 4 भागों में बांटा गया। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 भागों में बांटा जा सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, ठीक है, एसेटोबैक्टर है, बीजीए है तथा और एजोला है। फास्फोरस घुलने वाले जैव उर्वरक बैसिलस स्यूडोमोनास है, उसके बाद एस्परजिलस है। कंपोजिटिंग एक्सीलरेटर के द्वारा सेलुलोटिक ट्राइकोडर्मा, ठीक है, लिग्नोलेटिक ह्यूमोकोला। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास की प्रजाति। इस प्रकार नीलहरित शैवाल और एजोला जैव उर्वरक हैं, जबकि अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना कौन कौन सा। तो नीलहरित शैवाल और ये, तो आपके ये दोनों क्या हैं? जैव उर्वरक हैं, जबकि अल्फा अल्फा क्या है? एक पौधा है। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? आपको बताना। क्वेश्चन आपके सामने, कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? तो आप बताएंगे यहाँ पे एजोला जो है वो जैव उर्वरक का स्रोत है। क्या है? एजोला जैव उर्वरक का स्रोत है। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा जैविक उर्वरक है? कह रहा कौन ऐसा है जो जैविक उर्वरक है? तो आपका फिर आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पे? एजोला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइए बस। हाँ चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पशुओं विशेषता दुधारू गो, ठीक है, गाय मतलब, के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त उर्वरक है। कह रहा है उनके भोजन में कौन सा उर्वरक आप प्रयुक्त करते हैं? तो आप कहेंगे अजोला का। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों में साबित हुआ कि इन पशुओं को दैनिक आहार में 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है, तो दुग्ध उत्पादन 15 से 20% वृद्धि दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक, क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, बायो 902 सरसों का काइक्लोन, और एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी। तो आप यहाँ कहेंगे एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी, ठीक है। उसके बाद जैव कीटनाशी, तो यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए
उसके बाद आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित में से किस फसल में, आप ऑप्शन देखते रहिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो आप कहेंगे किसमें, धान में। किसमें, धान में प्रयुक्त की जाती है। किसमें, विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवों जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, राइजोबियम, नील हरी शैवाल और फॉस्फेट सोलोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रक्रियाओं तथा नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजर और पौध वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरी शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। नील हरी शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। नील हरी शैवाल का प्रयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। किसमें, धान में। किसमें किया जाता है, धान में किया जाता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। एजोला को किसके साथ मिला दें तो एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। तो आप कहेंगे नील हरी शैवाल के साथ मिला देंगे तो एक अच्छा उर्वरक का कार्य करने लगता है। एजोला क्या करता है, एक अच्छे उर्वरक का कार्य करने लगता है एजोला। उसके बाद आ जाते हैं, एजोला है एक, एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है। एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है। क्या है, जलीय फर्न है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, एजोला फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, क्या है, आप कहेंगे एजोला है। कह रहा जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो कौन है, एजोला। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सूक्ष्मजीवी है लेकिन उसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है किसके आधार पर, तो आप कहेंगे उर्वरक की मात्रा का बार बार प्रयोग करके, नाइट्रोजन अवरोध का प्रयोग द्वारा और नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा, ये सभी के द्वारा। तो आपका उत्तर क्या सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है। तो सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है, तो आप कहेंगे राइजोबियम जैपोनिकम। कौन है, राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया कुछ नील हरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लेग्माचोसे ग्रंथिल बैक्टीरिया यानी जिसे नोडुल बैक्टीरिया कहते हैं, राइजोबियम है जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, तो याद रखिएगा सोयाबीन में कौन पाया जाता है, राइजोबियम जैपोनिकम। जितने टीचटी और पिचटी वाले मित्र हैं ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पे तीन पत्तिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली। उसके बाद लुकरने में राइजोबियम मिली लोती। उसका जलीय फर्न में एनाबाइना एजोलाई। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा गुन्नेरा माइक्रोफाइला में नास्टाक मास्कोरम। आगे आ जाते हैं, 2,4-D है। 2,4-D क्या है, एक खरपतवार नाशी। क्या है, एक खरपतवार नाशी। 2,4-D क्या है, एक खरपतवार नाशी। 2,4-D यानी डाईक्लोरोडाईफेनिल ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। क्या है, डाईक्लोरोफेनिल ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है। ठीक है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवार नाशी यानी बीडिसाइड के रूप में फसलों में किया जाता है। ध्यातव्य कि खरपतवार खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप से उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए फसलों में प्रतियोगिता करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। और जब वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं कोशिका में। बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन है, करते हुए तेजी के साथ भागते चले जाएंगे। नाभिका के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, नाभिका के अलावा यानी कि न्यूक्लियस के अलावा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, तो आप कहेंगे विषाणु सम एकल तंतु आरएनए के बने होते हैं। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए के बने होते हैं। फिर से देखते हैं यहाँ पे, पादप विषाणु वायराइड अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो कि सिर्फ पोषी यानी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो कि द्विबलयक, कह रहा है ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल या तो न्यूक्लियस डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाता है जो कि द्विबलयक यानी डबल स्ट्रैंडेड या एकल बलयक या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा रहता है। प्रश्नगत कथन के अनुसार अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं है। अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं। ठीक है। अच्छा, जो उत्तर दिए गए वो सही नहीं। ठीक है।
तो आपका उत्तर कौन सा है? सी है। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से सबसे सटीक उत्तर कौन है आपका? वो सी। चलिए, साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं 46, 22 प्लस एक्स वाई और 22 प्लस एक्स एक्स। मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या? उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों ने वह समूह जिसमें प्रकृतिवाद के सिद्धांतों को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीवों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टता वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति करते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? कह रहा निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। याद रखिएगा, बंदर है, तितली, चीता है, इसमें आंसर सही है। लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। आपसे सीधे कोई पूछे लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं पाए जाएंगे तो आप कहेंगे छिपकली में नहीं पाए जाते लिंग गुणसूत्र। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पर्यावरणीय ताप पर निर्भर करता है। प्रश्न याद रखिएगा, काम देगा आगे। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो आप कहेंगे तो एक कोशिका भित्ति के आधार पर। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। चलिए, किन जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? 4 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन वहाँ दिए गए, 2 ऑप्शन यहाँ दिए गए। तो क्या अनुपस्थित होता है? तो यहाँ देखिए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता क्या है ऑप्शन भाई? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित? सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। जंतु कोशिका में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जो पादप कोशिका का लक्षण है। आगे बढ़ जाते हैं। जैव कोशिका का वह कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस कौन कहलाता है? माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। जो केमिकल एनर्जी आप खाते हैं उसे कन्वर्ट करके बायोलॉजिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। तो इसलिए माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी के रूप में एनर्जी का संचार करता है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन आपका माइटोकांड्रिया हो जाएगा। पीट पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? कह रहा पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? तो अंडाशय में। कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? अंडाशय में पाई जाने। अंडाशय ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगत पीत पिंड कहलाती। स्त्रियों में ल्यूटिनार्जिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशयों में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है जिससे कार्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथ का विकास होता है, जिससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनार्जिंग द्वारा प्रेरित होता है। मैं आगे बढ़ जाऊँ तो उसके पहले मैं बता दूँ, यह जो आप क्लास कर रहे हैं यह आपके घटना चक्र के पूर्वावलोकन की जो सीरीज है उसी में से जीव विज्ञान के आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसके बाद आपको रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के, फिर उसके बाद इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र सबके कराए जाएंगे। जितने टीजीटी के पेपर देने वाले हमारे अभ्यर्थी अगर इसकी सारी सीरीज देख लेंगे तो उन सबको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं बता दूँ कि और सभी सब्जेक्ट की सीरीज इतना जल्दी नहीं आने वाली, चूँकि इसे हम जीआईसी जीएस के परिप्रेक्ष्य में इसकी हम प्लानिंग किए थे। टीजीटी वाले मित्रों के लिए चूंकि क्लास नहीं चल पाई थी तो इसलिए टीजीटी बायोलॉजी के मित्रों के लिए हम एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे वो देख सकें। ठीक है, इंग्लिश के बाकी और जो क्लासेस हैं इंग्लिश की आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। इंग्लिश में आप करने वाले के लिए लाभ मिलेगा, लेकिन हिंदी वालों के लिए जल्द से जल्द 2-3 दिन में सारी क्लासेस हम पूरी करके फिर लगातार आपके 10 दिन के लिए 7 दिन 8 दिन जो भी बचेंगे लगातार इंग्लिश की क्लासेस चलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जो लोग इंग्लिश में लेना चाहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो आप कहेंगे ए और बी दोनों की, यानी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसने बताया था प्लाज्मा झिल्ली के बारे में? सिंगर और निकोलसन ने बताया था। किसकी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे अधिक होती है? कह रहा किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है प्रोटीन संश्लेषण में? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा किसकी भूमिका? अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है। किस पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करता है। तो सटीक आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? भाई बारिश हो रही से आप लोग नहीं करवा रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? आप बताएंगे किसमें? तिल्ली में, यानी स्प्लीन कहते हैं आप। किसमें? स्प्लीन में। थोड़ा सा देखिए आप कैसे गाना है कि यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो थोड़ा सा देखिए यार और को हंसाइए। सब लोग जो दुखी हैं कह दो भाई हंसते मुस्कुराते रहिए सभी लोग, बारिश हो रही सो
क्यों दुखी पड़े हुए हैं सभी यार? यार हंसते मुस्कुराते रहिए, पेपर होना ये ज़िंदगी का काम है यार, पेपर होता रहेगा। पेपर क्या है, ठीक है, ये सरकार का काम है, हमारा काम तैयारी करना, पेपर देना, तैयारी करेंगे, पेपर देंगे, सिलेक्शन लेंगे, अपने घर जाएंगे, बात खत्म। तो हंसते मुस्कुराते रहिए। उदास क्यों हो गए आप लोग? उदास हो जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, ठीक है। चलिए, लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थमज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीज पुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टी को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। अब आपको बताना होगा क्या आंसर आपका, अभी दो ऑप्शन और आगे हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित कर सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें जिन्हें कई बार के ऊतकों से विकसित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपके चार के चारों कथन सही। कौन है? चार के चारों कथन सही हैं। स्तनधारियों में मोटे तौर पर दो प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, स्टडी विद प्रदीप डाल के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चैनल का लोगो आपको लगा हुआ है, यही चैनल का लोगो वहाँ पे लगा हुआ, आप आराम से समझ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, चैनल उस पर टेलीग्राम के ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य? स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में असत्य है, आपको ये बताना है। असत्य बताना है, सत्य नहीं बताना, असत्य वाले को बताना है। असत्य वाले को आंसर करिए। ये प्राणी के जीवन भर स्वयं गुणन करती रहती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती रहती हैं। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। अब आपको बताना है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। ये आपका असत्य है, बाकी सब के सब क्या है? सही है, ठीक है। असत्य वाला बताना। तो स्तंभ कोशिकाएं, स्टेम सेल जिसे आप कहते हैं, का अभी कुछ दिन पहले स्टेम सेल पे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। जो लोग साइंस के पत्रिका पढ़ते होंगे वो लोग पढ़े होंगे, तो इस पे स्टेम सेल पे क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक थे कि इंग्लैंड के, उनको मिला था, ठीक है। अमेरिका की वैज्ञानिक थे। स्तंभ कोशिका एक विभाजनशील कोशिका होती है जिन्हें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर के विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्र प्रक्रमित प्रक्रमित कोश प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। एक टीचटी वाले ध्यान दें इस पे। चलिए आगे आ जाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी हम आपको अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड की कोशिकाएं का आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणी विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा अंगों के विकास के लिए होता है, समय पर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानव शारीरिकी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, आज देखते हैं। अभी आप 31 पीडीएफ में हैं और 45 पीडीएफ तक पढ़ना है, ठीक है आपको। तो पूरे एनर्जी को बनाए रखिए ताकि आपकी पूरी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाए। अभी 23 मिनट ही हुए हैं, तो पूरा पूरा मान चलिए 1 आवर लगेंगे लगभग, आपके 1 घंटे में कंप्लीट होने वाला। तो आप पूरा अपनी एनर्जी को बनाए रखें और पूरा वीडियो देख के जाया करिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानव शारीरिकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका होता है? जल का होता है। सबसे आसान सा क्वेश्चन। हमारे शरीर का लगभग अधिकतम भार किसका होता है? जल का होता है। 60% तक भार किसका होता है? जल का होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है कितना होता है? तो एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग 65% होता है। कितना होता है? 65% होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाले तत्व है। कह रहा सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है मानव शरीर में? तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? कह रहा अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? आपको आंसर करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है कैल्शियम। इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था?
यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑप्शन में नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से सोडियम है, लौह है, ठीक है, इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या हो गया, जल हो गया और ऑक्सीजन हो गया। और जैसे ही क्वेश्चन नीचे आता है, यहाँ पे मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो आप कहते हैं कैल्शियम। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर में भार का 65% क्या पाया जाता है, भार का 65%, ऑक्सीजन 18%, कार्बन, ठीक, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन और कितना है 1.4% कैल्शियम तथा 1.1 फास्फोरस होता है। ध्यान से देखिए, 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, ठीक, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वयस्क मानव में होती हैं कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप कहेंगे 206 हड्डियां होती हैं। साधारण सा क्वेश्चन है, तो इसे आप कर सकते हैं। मानव कंकाल में अब तक की ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 206, ठीक है। कितनी हड्डियां होती, सीधे सीधे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती, तो आप कहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कितनी होती है, 206 होती हैं, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जो अच्छी तथा उपाच्छी कंकाल में बटी होती हैं। अस्थियां शरीर के ढांचा बनाने में सहायक होती हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, इस तरफ आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, कान की हड्डी होती है, स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती हैं, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं, जो कि जांघ में पाई जाती हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। 28 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, 28 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल गुहा बनाती हैं, ठीक है। शेष हड्डियों में 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं और 6 मध्य कर्णों और कर्ण अस्थियां होती हैं, जो सुनने में सहायक होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, 6, 14, 20 और 8, 28। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा लवण है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। कौन है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो आप कहेंगे 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। एक सेकंड, इस तरफ आ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, क्या होती है, तो आप कहेंगे ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ या जंघा में पाया और पैर में, ठीक है, अलग अलग भागों में बटी होती है। चलिए इसको देख लेते हैं, अगर नाम देखना चाहते हैं तो। जांघ में सिर्फ एक हड्डी पाई जाती है, जिसको फीमर कहते हैं, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। जांघ में, जंघा में आते हैं, क्या पाई जाती हैं, टीबिया पाई जाती है तथा फेबुला पाई जाती है नामक 2 हड्डियाँ होती हैं। जबकि पैर के 3 भाग गुल्फ यानी टर्सस, उसके बाद तलुआ और पादंगुलियाँ होती हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या है, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन है। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है। क्या है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी के उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन और पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकालती हैं, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं, आपको बताना कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती हैं, तो आप कहेंगे 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र कितनी जोड़ी होती है, 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं, ठीक है। कह रहा है कशेरुक रज्जु स्पाइनल कार्ड में से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि की सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। शरीर में स्थित कपाली अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाओं
मस्तिष्क से जुड़ती हैं, जिसकी संख्या 12 होती है। जियोलॉग में हमारे जितने मित्र लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो लूसेंट में इसकी संख्या 11 दी गई जो कि गलत दी गई है। याद रखिएगा, लूसेंट में इसकी संख्या 11 दी गई जो कि गलत दी गई है। टोटल कितनी संख्या होती है? क्रेनियल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, मतलब कितना यूरिन डिस्चार्ज करता है? तो आप कहेंगे लगभग 1.5 लीटर। कितना? लगभग 1.5 लीटर। अच्छा, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? हल्का अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 6 के नियर अबाउट होता है। इसमें पीला रंग होता है। मूत्र में रंग उसके उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। उसका रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण उसका रंग पीला होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% तक जल की मात्रा पाई जाती है। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कह रहा ऐसा इलास्टिक फाइबर जैसा फाइबर जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सियान यानी लिगामेंट कहा जाता है। लिगामेंट वह प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है। दांतों पर जमी परतें बनी होती, दांतों पर जमी परतें बनी होती, किसकी बनी होती हैं? तो भोजन के कण, थूक, मुखमल और बैक्टीरिया से। किसकी बनी होती हैं? थूक, मुख अम्ल तथा बैक्टीरिया से। किससे बनी होती है? भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल तथा बैक्टीरिया से बनी होती हैं। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। भोजनोपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव्य है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। ठीक है। दांतों की परत को खुरचने का अध्ययन करते समय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि ये किसके बने होते हैं? तो आप कहते हैं नाखून किसके बने होते हैं? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं। इनमें रक्त संचरण नहीं होता। रक्त संचरण क्या होता है? नहीं होता, इसलिए दर्द नहीं करते। ठीक है। और नाखून किसके बने होते हैं? अल्फा क्रेटिन के बने होते हैं। किसके? अल्फा क्रेटिन के बने होते हैं। और इन्हें काटे जाने से दर्द का आभास नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते जिससे रक्त का संचरण नहीं होता, जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता। ठीक है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हड्डियों के और दांत के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे कैल्शियम की और फास्फोरस की। किसकी? कैल्शियम की और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कह रहा अस्थि और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो आप कहेंगे कौन है? आयोडीन है। कौन है? आयोडीन है। कौन है? आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आप बताएंगे 20 दांत जो मिल्क टीथ होते हैं टूट जाते हैं और 2 बार विकसित होते हैं। हालांकि सभी दांत नहीं टूटते हैं, फिर भी ये हमको बताया जाता है। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क अस्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चवर्ण दंत एक दंती होते हैं। हमारे मुख में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और चवर्णक, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो आप कहेंगे क्या कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो दंत बल्क, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनेमल कहते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़े की होती हैं। सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो आप कहेंगे जबड़े की होती हैं। जबड़ा आसानी से टूटता नहीं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उरोस्थ, ये देखिए आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ बताना है ब्रीस्ट बोन, ठीक है, कॉलर बोन, जानुफ्लक यानी नी कैप, और उसके बाद सोल्जर ब्लेड के बारे में आपको बताना कहाँ पे कौन सी हड्डी पाई जाती है। ये आंसर आपको मैच कराना। तो मैं डायरेक्ट मैच कराए हुए कॉलम पे आपको ले चलता हूँ। इस तरह से आएगा तो आप मैच तो करा ही लेंगे। तो जहाँ पे आपका सही आंसर है मैं वहाँ पे ले चल रहा हूँ, आपको डायरेक्ट कॉलम दिखाऊंगा जो कॉलम आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए उरोस्थ यानी ब्रीस्ट बोन स्टर्नम की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद जत्रुक यानी कॉलर बोन क्लेविकल की होती हैं। जानुप्लक
प्लेटेला होता है और उसके बाद अस्तंग प्लक स्कैपुला होता है। आप याद रखेंगे, ये चारों आपसे हो सकता है कि पूछा जा सके, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट बोन, फिर वही चीज़ें रिपीट हो गई हैं, तो यहाँ पे हिंदी में लिख करके दे दिया गया। तो उपरोक्त प्रश्न का सेम टू सेम आंसर है। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो आप कहेंगे सोचने के लिए, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। इन तीनों के लिए मस्तिष्क क्या होता है? जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति के नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है जो हृदय की गति, रक्तचाप आदि का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे स्पाइनल कार्ड में। कहाँ पर होता है? स्पाइनल कार्ड में, कशेरुक रज्जु में होता है। कहाँ पर होता है? स्पाइनल कार्ड में होता है, जिसे आप कशेरुक रज्जु कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो आप बताएंगे निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिसे ओविडक्ट कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं, अंडवाहिनी कहा जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? फिर वही क्वेश्चन आपका रिपीट है। तो किस एक भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो आप कहेंगे डिंब वाहिनी में। किसको? डिंब वाहिनी में, या उसी को ओविडक्ट कहते हैं, उसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या डिंब वाहिनी कहते हैं, ठीक है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कह रहा मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने देर तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो आप बताएंगे 1 से 2 दिनों के लिए, ठीक है। एक दवा आती है अनवांटेड 72, तो वो इसी के आधार बनाई है कि मैक्सिमम अगर 3 दिन तक, वैसे 1 से 2 दिन में शुक्राणु क्या होते हैं? वो डेथ कर जाते हैं, यानी मर जाते हैं। उसके बाद निषेचन की घटना होना संभव नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण के शुष्कन से रक्षा करती? परिवर्तनशील से क्या करती? रक्षा करती, उसे कहते हैं अपरा पोषका या एलेंट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलेंट्रांस कहते हैं, या एमनियाटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियाटिक मेम्ब्रेन कहते हैं इसे। स्तनधारियों में शोषण होता है। स्तनधारियों में शोषण किससे होता है? तो आप कहेंगे फेफड़े से होता है। स्तनधारियों में शोषण किससे होता है? फेफड़े से होता है। किससे होता है? फेफड़े से होता है। इधर आ जाते हैं। तो श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? श्वसन क्रिया में वायु की कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन के घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता। 78 अंदर ले जाते हैं, 78 निकाल देते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। चलिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम। कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम धड़कता है, जिसे आप पल्स रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हृदय कब आराम करता है? हृदय कभी आराम नहीं करता है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। जब दोनों धड़कन होती हैं तो उसी के बीच में वो क्या करता है? आराम कर लेता है। जो माइन्यूट सा टाइम मिलता होगा उसी में वो क्या करता है? विश्राम काल कहते हैं उसे, ठीक है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई की नाड़ी स्पंदन करती है, कितनी देर करती है? तो हृदय के बराबर। जितना तेज हृदय करता है उतनी देर कलाई में भी स्पंदन होता है, यानी धड़कन होती रहती है। मानव शरीर का तापमान है। मानव शरीर का तापमान कैसा होता है? मानव शरीर का तापमान निश्चित रहता है, यानी ना तो गर्मियों में बढ़ेगा ना ठंडियों में बढ़े घटेगा। तो कैसा होता है? एक कैसा होता है? गर्म रुधिर वाले जीव हैं। कौन? स्तनधारी और पक्षी वर्ग, ये दोनों कैसे हैं? गर्म रुधिर वाले जीव हैं, और गर्म रुधिर वाले जीवों का रक्त तापमान क्या होता है? निश्चित रहता है, कभी बदलता नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है? लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? लगभग 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आपका कुछ क्वेश्चन इस तरफ होगा, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लेते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र आ गया, ठीक है। क्या है आपका? रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। रक्त होता है। रक्त क्या होता है? तो आप कहेंगे रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एक संयोजी ऊतक है रक्त। क्या है? एक संयोजी ऊतक है, ठीक। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है, तथा इसमें रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल वर्ण के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। हीम की वलय के केंद्रीय भाग लौह का बना होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 15 ग्राम से 100 मिलीलीटर रुधिर होती है, तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। उसके बाद रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो आपको बताना होगा
इसमें लौ होता है, यह रक्त के लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रंगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो आपको बताना होगा इसके बारे में। तो इसके बारे में जब आप बताएंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इसमें से सी क्या होगा आपका सही होगा, 1, 2 और 4। कौन 1, 2 और 4? रुद्राण रुधिर का 40% भाग होता है, यह रुधिर के कोशिकीय भाग हैं। रुद्राण में 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ए केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुद्राणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीमस लौहांश पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती हैं। यह लौह युक्त यौगिक होते हैं। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। यह रक्त का लाल रंग प्रदान करती हैं। तो आप कहेंगे 1, 2 और 4। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती हैं। यह लौह युक्त यौगिक होती हैं। और चौथा है आपका यह रक्त में लाल रंग प्रदान करती हैं। तो आपका 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो आप कहेंगे केचुए में। केचुए में हीमोग्लोबिन का क्या होता है? विलय हो जाता है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? तो आप कहेंगे 120 से /80 mmHg पे होता है। ठीक है। और उसको पहले अगर देख लें, मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रासरण दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर एचजी तथा प्रासरण दाब 80 मिलीलीटर एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फेग्नोमीटर द्वारा क्या करते हैं? यंत्र द्वारा नापता है। किसके द्वारा? स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा नापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है। 120 mmHg/80 mmHg होता है। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे स्फेग्नोमैनोमीटर। कौन है? स्फेग्नोमैनोमीटर। किन उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो रक्तचाप नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इससे उल्लेख होता है। किसका उल्लेख होता है? तो आप कहेंगे एचजी। किसका तात्पर्य है? तो एचजी का तात्पर्य मरकरी से। किससे? मरकरी से होता है। एचजी का तात्पर्य किससे होता है? मरकरी से होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। कह रहा कौन है यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ओ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है। ओ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? कह रहा है कौन सबको रक्त दे सकता है? तो आप कहेंगे रक्त समूह ओ। रक्त समूह को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक दाता कहते हैं या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। फिर वही पूछ रहा है तो वो आपका ओ हो जाता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी एंटीजन नहीं होता है यों, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ इसमें एग्लूटिनेशन नहीं होता। तो आप बताएंगे ए और आर दोनों सही। ए सही परंतु आर गलत है। ए सही परंतु क्या है? आर गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। चलिए उसके बाद इधर बढ़ जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। कह रहा रक्त ए बी वाला रक्त किससे ले सकता है? जिसका रक्त वर्ग हो। तो आप कहेंगे कोई भी वर्ग का रक्त वर्ग होगा ए बी वाला क्या करता है? उसका ले सकता है। किसी का भी, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कि कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है। क्यों? तो उसे कहेंगे सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है। उसने रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का क्या होता है? अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता तथा चिकित्सक रक्त आदान की सलाह देते हैं तो उसके संबंधियों में से किसका रक्त लिया जाएगा उसको देने के लिए? अब बताइए तो किसका रक्त लिया जाएगा? तो आप कहेंगे किसका लिया जा सकता है? जिसका ओ होगा उसका ले सकते हैं, जिसका ए होगा उसका ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं?
अगर यहाँ देखिए 2 बार ओ लिखा गया, तो ए और ओ को ले सकते हैं, तो 2 बार ओ लिखा गया, तो इसलिए वो किसी का 3 लोगों को ले सकता है, उसके रिलेशन वाले हैं बेटा पुत्र पत्नी, तो आप वो तीनों का ले सकता है, ए का भी ले सकता है, यानी ए और ओ का ले सकता है। ओ कितने भी मेंबर होंगे उससे कोई मतलब नहीं, वो किसी का ले सकता है। ए और ओ रक्त वर्ग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये रिसेस फैक्टर वाला क्या है? एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, सेम क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो आप कहेंगे किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.3 से लेकर के क्या हो सकता है? 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही आंसर है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप कहेंगे 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए, मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान कितना? 7.4 है, वही ऑप्शन सेम है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो कह रहा प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है? उद्दीपित करता है, यानी स्टिमुलेट करता है। आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती? कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती? तो आप कहेंगे लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे? लिम्फोसाइट से। किससे? लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन का पाया जाना। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन का पाया जाना। मानव में श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग, श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर। कितना? 0.007 मिलीमीटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, 1 सेकेंड, इसका PDF सेकेंड वाला इधर होगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे कह रहा रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती कहाँ पे? अस्थिमज्जा में। कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती हैं। कहाँ पे बनती हैं? अस्थिमज्जा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। WBC का बनना और RBC का विनाश कहाँ पर होता है? स्प्लीन में होता है, प्लीहा में। कहाँ पे? स्प्लीन में, प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। आगे बढ़ जाते हैं। हृदय के रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं। किसमें कहलाती हैं? तो कहेंगे हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। क्या कहते हैं? हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने में भाग लेने वाला एंजाइम है। कौन है? थ्रोम्बिन है। कौन है? थ्रोम्बिन है। कौन है? थ्रोम्बिन। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध होता है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? रक्त के जमने से। किससे? रक्त के जमने से संबंध होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, जब रक्त में नहीं, 1 मिनट, इधर होगा अभी ना, हाँ, 1 मिनट, बस आ गया आपका। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% जल पाए जाते हैं। प्लाज्मा में लगभग कितना पाया जाता है? 90% जल पाया जाता है। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कह रहा है कथन सही है, तो आप कहेंगे रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो आप कहेंगे फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा और ऊतक के द्वारा। तो आपका आंसर सही हो जाता है 2, 1 और 3। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है इस तरफ, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती तो श्वास की गति, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती तो श्वास की दर क्या होती? बढ़ जाती। जब ऑक्सीजन की कमी होती श्वास की दर क्या होती? बढ़ जाती। कोरोना में आप देखे होंगे, जब किसी को ऑक्सीजन की कमी होती तो तेजी सांस लेने लगता था। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता किसको प्रभावित करती? तो आप कहेंगे रक्त में ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को। किसको? रक्त में ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन क्षमता या सख्त अधिक होती है, अतः रक्त अस्कंदित हो जाता है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से इसका आंसर बताना है।
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से आप इस तरफ आ जाएंगे और इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो आ जाता है वो प्रश्न यहाँ से आ जाता है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। कह रहा किसी भी मरीज को बिना विचार किए दिया जा सकता है। तो आप कहेंगे ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक जैसा रक्त का निर्माण, ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम रक्त हल्का है और इसे ठंडी जगह में रखने की जरूरत नहीं होती, साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया है। पाचन तथा उत्सर्जन के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पीडीएफ में आने वाले हैं। चूंकि इस पीडीएफ में एक क्वेश्चन रखा गया था, 2 क्वेश्चन है। चैप्टर लगातार है, आप जानते हैं कि घटना चक्र की बुक से लिया गया पूर्वावलोकन का क्वेश्चन है। पूर्वावलोकन नाम से सीरीज भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। कह रहा अधिकांश पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? तो 1 मिनट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, छोटी आंत। चलिए पैंक्रियास, चूँकि यहाँ पे हमारे दिया है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती? तो आप कहेंगे स्टार्च के पाचन में सहयोग करती। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में सहयोग करती। तो आज आपके पाचन तंत्र से भी ये 2 प्रश्न हैं। आगे आपकी सीरीज ये लगातार काम रहेगी, चलती रहेगी। आप देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। हमने बहुत तेज़ी के साथ आपका क्वेश्चन आंसर कराया समय बचाने के लिए। तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आप पीडीएफ में से देख सकते हैं। सभी मित्रों को पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड किया जाएगा। आप टेलीग्राम पर अगर आप ढूंढेंगे तो स्टडी विद प्रदीप नाम से मिल जाएगी। यदि नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।